ठीक है। तो अब देखिए इन तीनों जो हमारे तीन जो एलिमेंट हैं, ऐसी के तीन एलिमेंट हैं, इन तीनों को हम धीरे धीरे करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं AC EMF अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप कितना चेंजिंग होता है, कितना चेंजिंग नहीं होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। यानी अब हमें ये देखना है कि एक रेजिस्टेंस है, उसके अबाउट हम AC लगा देते हैं तो उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखो, एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर प्लीज आशना को इन कर लीजिए। हो गया। ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और हमारा यहाँ पर AC EMF को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स होता है, ये हो गया। ठीक है, जो हमारा EMF है वो चेंज हो रहा है, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से चेंज हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है, ये कंटिन्यूअसली जीरो से लेकर के मैक्सिमम फिर नेगेटिव इस तरह करके घूमते हुए EMF चेंज हो रहा है। तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है एनी टाइम टी इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, किसी भी टाइम टी के ऊपर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो हमें रेजिस्टेंस है और E गिवन है, तो इसको तो हम आसानी से लिख सकते हैं बाय ओम्स लॉ, इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। बाय ओम्स लॉ इंस्टेंटेनियस करंट इज इंस्टेंटेनियस करंट इज I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय R। ठीक है, I इज इक्वल टू E बाय R। यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो क्या है, E नोट साइन ओमेगा टी बाय R। ठीक है, तो देखिए, तो हम इसे क्या लिख देंगे, I इज इक्वल टू एनी टाइम जो I रहेगा I नोट साइन ओमेगा टी, यहाँ पर जो I नोट रहेगा वो कितना हो गया, E नोट बाय R। I नोट की वैल्यू कितनी आ गई, E नोट बाय R। यही था ना, E नोट बाय R साइन ओमेगा टी, जैसे है वैसे ही रहा, तो क्या आ गया, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। यानी जिस फेज से, जिस तरीके से हमारे EMF चेंज होगी उसी हिसाब से डायरेक्ट यहाँ करंट चेंज होता जाएगा। तो अगर हम इसका वेव डायग्राम, वेव रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें कि वेव के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यहाँ पर E को भी रिप्रेजेंट करेंगे, I को भी, ये T है। तो पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसे रहा, ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो E नोट होगा प्लस का, और इधर जो मिनिमम वैल्यू होगा वो माइनस E नोट होगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया E नोट साइन ओमेगा टी। ये क्या होगा, हाफ टाइम, ये फुल टाइम पीरियड, E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन अब साथ ही साथ जब हम यहाँ पर करंट का यूज करते हैं, जब हम यहाँ पर करंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो करंट क्या है हमारा, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। लेकिन क्या होगा, E नोट से छोटा होगा, तो करंट वाले को हम यहाँ पर इसका फंक्शन लिख देते हैं, ये ब्लू वाला है वो है I E इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी, और ये जो छोटा वाला होगा यही है, मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये
आई नोट तक जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये होगा ये हो जाएगा हम आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई नोट साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है? ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल टू क्या हो गया आई नोट साइन ओमेगा टी। तो इसका क्या हो गया वेव रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं इन और आई नोट का क्या हो गया ये वेव डायग्राम हो गया, वेव डायग्राम। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया हमारा वेव डायग्राम। देखिए पूरे पूरे को रिप्रेजेंट एक बार मैं समझाता हूँ। यहाँ से क्या बोल दिया है, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी है, इसमें रेजिस्टेंस है, करंट, इसमें करंट निकालने का क्या फॉर्मूला जानते हैं, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ई की वैल्यू लिखती है ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट बाय आर क्या हो गया आई नोट। यहाँ पर आई नोट जो है वो मैक्सिमम करंट कह देंगे, या तो हम इसे क्या कहेंगे पीक करंट कहेंगे, जिससे हम कहेंगे मैक्सिमम करंट या तो फिर कहेंगे पीक करंट। इतना हो गया, फिर हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। एक ग्राफिकली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वेव के फॉर्म में। अभी एक और पढ़ेंगे हम फेजर डायग्राम, ठीक है। क्वेश्चन आया है सर अगर रेजिस्टेंस ना होता तो करंट और ईएमएफ का ग्राफ सेम होता ना, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होता, करंट प्रोड्यूस होने के लिए इन तीनों में किसी एक को तो रहना ही पड़ेगा ना, कोई एलिमेंट। जब सिंपल ईएमएफ है, वायर लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करंट फ्लो कर रहा है फ्लो कर रहा है फ्लो कर रहा है, समझे। हम पोटेंशियल डिफरेंस या कुछ ये निकालते हैं तो डिपेंड करता है। चलिए यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया सर। ठीक है। देखो अब थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दूंगा फेजर डायग्राम का। देखो फेजर का अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे। देखो फेजर आने हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या सर्कल में, ये हो गया 0 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, फिर 270 डिग्री हो गया और वापस से कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। फेजर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें क्या है 0 डिग्री पर यहाँ पर रखिए। अब बाय द वे अगर कोई ए और बी दोनों यहीं से चलना स्टार्ट किए हैं तो हम क्या बोलेंगे सेम फेज में। अगर ए यहाँ पर है और बी अगर कहीं फाई एंगल आगे है, बी यहाँ फाई एंगल आगे है, तो हम क्या कहेंगे इस कंडीशन को हम बोलेंगे बी लीड, यानी आगे है फाई, बी लीड्स ए बाय एंगल फाई, यानी बी जो है फाई से आगे है, ठीक है। यानी कि जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो अगर बाय द वे ए यहाँ पर जब पहुंचा तो बी कहाँ होगा यहाँ पर, अगर ए यहाँ पर पहुंचा तो बी यहाँ पर क्या होगा उससे आगे होगा। यानी हमें बस इसमें रिप्रेजेंट करके ये बताना है कि वो कितना एंगल आगे या कितना एंगल पीछे है। ये जो इसका रेडियस रहता है, रेडियस यानी ये रेडियल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में रखना है। अब हम इसका जो फेजर डायग्राम बनाते हैं, अब हम फेजर डायग्राम बनाते हैं करंट और वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस। फेजर डायग्राम जो हम किसका लिखेंगे, करंट थ्रू रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस।